हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर हरिंदर कुमार। आप सभी हिंदी भाषा के छात्रों का, हिंदी प्रेमियों का मैं इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबका। दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ना है, किस बात पर चर्चा करनी है, तो आज हम कोर्स कोड BHDLA 137 की इकाई 10 सृजनात्मक लेखन की भाषा पर विचार करेंगे। इस इकाई के अंदर हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हमारे पास यही प्रश्न आता है बच्चों कि सृजनात्मक लेखन क्या होता है, उसके लिए किस प्रकार की भाषा की आवश्यकता पड़ती है, सृजनात्मक लेखन की विशिष्टता क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जा सकता है, सृजनात्मक लेखन की भाषा के विविध रूप क्या हैं और सृजनात्मक लेखन की भाषा का महत्व क्या है। इन सब बातों पर, इन सब प्रश्नों पर हम क्रमबद्ध विचार विमर्श करते चलेंगे। तो आपको करना क्या है? एक तो मेरा आप सभी से निवेदन है, एक सुझाव है कि आप जब भी वीडियो लेक्चर सुनने के लिए बैठते हो तो आप एक कॉपी और एक पेन आप अपने साथ लेकर बैठा करो। मैं बहुत बार ये नोट करता हूँ, जब विद्यार्थी मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने वीडियो को ध्यान से नहीं सुना। देखो बेटे, बार बार तो हम वीडियो नहीं सुन सकते, है ना। तो एक ही बार में जब हम वीडियो सुन रहे हैं, वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, तो कॉपी पेन लेकर बैठने का फ़ायदा क्या है कि जो भी आपको मैं बीच बीच में नोट करवाता हूँ या जो भी पॉइंट्स आपको ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए नोट करने आवश्यक हैं, इसमें से परीक्षक जो है, एग्जामिनर जो है, वो प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको वो पॉइंट्स, वो बिंदु जो हैं वो अपनी कॉपी पर नोट कर लेने चाहिए। ठीक है, तो बेटे बिना किसी देरी के आज की हम अपनी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो बात हो रही है सृजनात्मक लेखन की, है ना। सृजनात्मक लेखन की हम बात कर रहे हैं। जब हम सृजनात्मक लेखन की बात करते हैं तो उसे अन्य लेखन से अलग परिभाषित करने की ज़रूरत की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। अर्थात हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक है कि सृजनात्मक लेखन और अन्य लेखन में क्या अंतर है। अर्थशास्त्र या इतिहास में शब्द और अर्थ का सीधा रिश्ता होता है, अर्थात जैसा शब्द है, जैसा उसका अर्थ है, वैसा ही वो प्रयुक्त हो जाता है। इन शास्त्रों या विज्ञानों में प्रयुक्त शब्द या परिभाषित शब्द किसी निश्चित अर्थ में रूढ़ होते हैं। हर बार शब्द अपने एक ही अर्थ को दोहराते हैं। सृजनात्मक लेखन में शब्द अपने संदर्भ के साथ अर्थ की अनेक छायाओं को रचते हैं। वे किसी निश्चित सीमा में रूढ़ नहीं होते। रचनात्मक लेखन की भाषा में शब्दों का हर प्रयोग नवीन अर्थ देता है। ठीक है, जो रचनात्मक लेखन की भाषा में शब्दों का प्रयोग है वह नवीन अर्थ देता है। रचनात्मक लेखन की भाषा में शब्दों और अर्थों की नवीनता जो है वो बेहद जरूरी है। अगर शब्दों और अर्थों की नवीनता नहीं होगी, अगर एक ही तरह के शब्द हम बार बार प्रयोग करते चलेंगे, तो इससे क्या होगा बेटे, इससे भाषा में क्लिष्टता आ जाएगी, भाषा का जो अनूठापन है वो समाप्त हो जाएगा और भाषा में एक रूखापन जो है वो स्थान ले लेगा। तो ऐसे बातों से बचने के लिए हमें करना क्या है कि शब्दों और अर्थ में नवीनता जो है उसे लाना है। अब रचनात्मकता को समझने के बाद यह तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उसके माध्यम को भी समझें।
उसके विविध रूपों को भी समझें। चित्र, नृत्य, संगीत और साहित्य जो है मानवीय रचनात्मकता को के अलग अलग आयाम हैं। कलात्मक संवेदना को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं और हर कला को, हर बात को किसी ना किसी माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए चित्र को रंगों और रेखाओं में, चित्र कोई पिक्चर, कोई पोस्टर, उसको रंगों और रेखाओं के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार जो नृत्य है, संगीत है ना, उसको भाव भंगिमा के आधार पर, मुद्राओं के आधार पर, स्वर के आधार पर, है ना, सुर जो है सुर के आधार पर, इस तरह से हर चीज को व्यक्त करने का एक अलग ढंग, एक अलग तरीका है। जैसे मैंने बेटे, आपने जो मेरे वीडियो लेक्चर्स पहले सुने होंगे उसमें भी मैंने बहुत बार ये बात कही है कि भाषा भी जो है, भाषा भी संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। भाषा ही ऐसा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो पाता है। आप खुद सोच के देखो कि अगर भाषा ना होती, अगर हमारे पास शब्दों का एक भंडार ना होता तो क्या होता? बहुत मुश्किल थे ना। तो भाषा जो है, व्यक्ति जब अपने मन के भाव, उसके भीतर जो विचार हैं, जो भाव हैं, उसके भीतर जो ज्ञान है ना, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का मेरा माध्यम क्या है? भाषा। और भाषा कौन सी? हिंदी भाषा। और लेकिन यहाँ पे विविधता जो है वो हो सकती है। अंग्रेजी का जो अध्यापक है आपका, अंग्रेजी भाषा का जो टीचर है आपका, वो आपको अंग्रेजी भाषा में पढ़ाएगा। जिन विद्यार्थियों के पास हिंदी भाषा है, जैसे आपके पास हिंदी भाषा है, तो मैं आपको हिंदी भाषा का ज्ञान दे रहा हूँ। इसी प्रकार वो विद्यार्थी जिनके पास पंजाबी भाषा है, बंगला भाषा है, उर्दू भाषा है, संस्कृत भाषा है, मराठी भाषा है, तमिल है, तेलुगु है ना, तो वो उसी प्रकार की भाषा से जुड़े हुए हैं, वहीं उसी से पढ़ते हैं, है ना। संविधान की अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये बात भी आप नोट कर लो, जनरल नॉलेज की बात है ना। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि संविधान की जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। पहले इन भाषाओं की संख्या कितनी थी? 18 थी, 18। लेकिन 4 भाषाओं को और बाद में इसमें शामिल किया गया और अब इनकी संख्या जो है वो है 22। तो चलिए, ये तो हो गई एक हमारी जनरल नॉलेज की बात। लेकिन हम बात कर रहे थे भाषा। भाषा के माध्यम से, भाषा को माध्यम से अभिव्यंजित किया जाता है, ठीक है। अब माध्यम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 माध्यम होते हैं, 2 होते हैं वैसे, पर तीसरा कौन सा होता है वो भी आपको बता देता हूं। भाषा बेटे, सबसे पहले भाषा का रूप है उच्चरित। उच्चरित अर्थात उच्चारण का, जिसे साधारण शब्दों में हम मौखिक भाषा या आम बोलचाल की भाषा भी बोल देते हैं। उसके बाद बेटे दूसरा माध्यम है लिखित भाषा, जहां एक लेखक, एक विचारक, है ना, एक राजनीतिज्ञ या एक समाज सेवक जहां अपनी बात को कहना चाहते हैं, वह लिखित भाषा में अपनी बात जो है वो पाठक तक पहुंचाते हैं। और इसके भी अलग अलग माध्यम हैं। अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के भी अलग अलग माध्यम हैं। कैसे? एक तो मैं जैसे आपके साथ बिल्कुल फेस टू फेस खड़ा हूं, बैठा हूं, तो मैं आपको अपनी बात जो है मैं कह लूँगा। दूसरा समाचार पत्रों के माध्यम से, तीसरा रेडियो के माध्यम से, चौथा टीवी के माध्यम से, और आजकल जो नया दौर चल रहा है, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, तो आज का दौर जो है वो इंटरनेट का दौर है। तो इंटरनेट के माध्यम से तो भाषा को संप्रेषित होने के या भाषा को संप्रेषित करने के बहुत से माध्यम जो हैं वो हमारे पास हैं।
और भाषा के जो रूप हैं, लिखित रूप, उच्चरित रूप और तीसरा है आंगिक भाषा। जब हम इशारे से अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे हम कहते हैं आंगिक भाषा। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हमने किसी को नमस्ते के लिए हाथ जोड़ दिए, हमने बोला कुछ नहीं, तो उसका मतलब है कि हमने उसका अभिवादन, उसका स्वागत जो है किया है। मैंने ऐसे गर्दन हिलाई तो इसका मतलब है हाँ, ऐसे कर दिया तो इसका मतलब है ना। यहाँ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल इशारे से ही जो सामने वाला व्यक्ति है वो इस बात को समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का भाव, मेरे कहने का अर्थ जो है वो क्या है। और भाषा का प्रयोग साहित्य में बेटे अनेक रूपों में होता है, अनेक तरह से होता है। भाषा संस्कृति का महत्वपूर्ण उपकरण है। दो भिन्न भिन्न तरह की पृष्ठभूमि में रहने वाले मनुष्यों की भाषा में भी अंतर होता है। अब दो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों में रहने वाले व्यक्ति कैसे? मान लो एक व्यक्ति गांव का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति शहर में पला बढ़ा है, शहर में रहने वाला है, तो दोनों की भाषा में अंतर होगा। दोनों का बात को समझाने का ढंग अलग होगा, दोनों का बात को कहने का जो ढंग है वो भी अलग होगा, है ना। तो ये तो हो गई एक बात। अब अगर हम ये कहें कि शहर में ही दो व्यक्ति रह रहे हैं या गांव में ही दो व्यक्ति रह रहे हैं, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है और दूसरा अनपढ़, तो उनकी भाषा में भी अंतर जो है वो देखा जाएगा, या उनकी भाषा में भी अंतर जो है वो पाया जाएगा। तो इस तरह से भाषा जो है, जो सृजनात्मक लेखन है उस पर भाषा का प्रभाव पड़ता है। अब एक छोटी सी उदाहरण मेरे मन में आ गई, मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का लेखन जब हम पढ़ते हैं तो उनकी भाषा में हमें अनेकों आंचलिक शब्दों का प्रयोग जो है वो मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अंचल से जुड़े हुए। अंचल क्या था? अंचल कहते हैं गांव, जहाँ कथा जो है या लेखक जो है किसी गांव की कथा, किसी गांव के किसी व्यक्ति की कथा या किसी गांव से जुड़ी घटना या परिवेश की कथा बताता है तो उसे हम आंचलिक कथा कह सकते हैं साधारण शब्दों में। तो यहाँ पर उनकी भाषा जो थी वो इतनी सुंदर और इतनी स्पष्ट थी, और वो भाषा आंचलिक मतलब उस तरह के जो लोग पढ़ना चाहते थे उन लोगों के समझ आने वाली भाषा थी। ठीक है, अपने परिवेश से जुड़ी हुई भाषा थी, अचल से जुड़ी हुई भाषा थी। तो ये बेटे भाषा का एक अपना रूप है। और दूसरी बात, जो सभी प्रकार का लेखन है, सभी प्रकार के लेखन को हम साहित्य नहीं कह सकते, है ना। क्या हम बोल सकते हैं ऐसा कि जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जितने भी उपन्यास जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो सारी साहित्य हैं? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि साहित्य का अपना एक अलग क्षेत्र है और लेखन का अपना एक अलग दायरा है, अलग क्षेत्र है। जो सृजनात्मक लेखन है एक विशेष काल में रचा जाता है, परंतु वह कृति आगामी काल में भी हमारे सामने एक नया अर्थ प्रस्तुत करती है। ऐसा नहीं है कि आज लिखा तो उसका महत्व आज के दौर में ही है, अपितु आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह जो है वो अच्छी पुस्तक सिद्ध होगी, उनको भी वह एक अच्छी सेध देने वाली पुस्तक जो है वो सिद्ध होगी। जैसे महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है वो 400 साल पहले की थी, है ना। लेकिन रामचरितमानस की प्रासंगिकता जो है वो आज भी उतनी ही है, वो आज भी हमारे लिए उतना ही अर्थवान है, उतना ही सरस है। आज भी जो है विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में रामचरितमानस से जुड़े हुए कुछ प्रसंग जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं, या आज भी तुलसीदास जी का रामचरितमानस जो है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वह कृति जितना महत्व उस समय रखती थी
उतना ही महत्व वह कृति आज भी रखती है। आज के परिवेश से भी, आज के युग से भी वह कृति उतने ही अच्छे से जुड़ी हुई। एक रचनाकार की अच्छी कृति को पढ़ने के बाद हमें उसका नया अर्थ मिलता रहता है, आगामी काल में भी उसका नया अर्थ हमें प्राप्त होता है। अब विज्ञापन के शब्द हमें बाजार में उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन एक कहानी, एक अच्छी कविता के शब्द हमें बार बार उस भाषा में लौटने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसकी एक उदाहरण देखो, फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक कहानी है तीसरी कसम। फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक कहानी तीसरी कसम। उसके दो पात्र हैं, हीरामन और हीराबाई। उसे हम कहानी का नायक नायिका कह लो चाहे, है ना। तो कहानी में हीरामन और हीराबाई के बीच का संवेदनशील प्रभावित करता है पाठक को। उसे बार बार महसूस करने के लिए हमें इस रेणु जी की इस रचना को बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि वो कहानी हमसे लगाव, हमें उस कहानी से लगाव हो जाता है। लगाव क्यों हो जाता है? क्योंकि भाषा ही इतनी अच्छी है, कहानी ही इतनी अच्छी है ना। हीरामन और हीराबाई दो प्रमुख पात्र हैं। तो कहने का बेटे तात्पर्य क्या है कि वह भाषा, वह रचना जो पाठक के मन को प्रभावित करती है, जिसे पढ़कर पाठक को एक संतुष्टि का अनुभव होता है, वही रचना जो है साहित्य कहलाने योग्य है, या वही रचना जो है वो अच्छी रचना मानी जाएगी। सृजनात्मक लेखन की विशिष्टता के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। यदि किसी कृति का दूसरी भाषा में रूपांतरण किया जाए तो उससे वैसा अनुभव नहीं होगा जैसा कि मूल भाषा में मिलता है। ये तो बेटे देखो, व्यक्ति जो जिस भाषा में वो पला बढ़ा है, जो उसकी मातृभाषा है, वो अपने विचारों को उस भाषा में जितने अच्छे से व्यक्त कर सकता है, शायद उतने अच्छे से वो दूसरी भाषा में व्यक्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जैसे हमें अंग्रेजी भाषा, पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा, थोड़ी बहुत संस्कृत भाषा या थोड़ी बहुत उर्दू भाषा भी आती है। ठीक है, अब हमें भाषाएं तो 3 या 4 कम से कम आती हैं, लेकिन अगर हम बात करें पारंगत होने की, अब पारंगत का मतलब है कि अर्थ है कि मैंने इस भाषा में भी बहुत अच्छा ज्ञान जो है प्राप्त कर लिया, 2 भाषाओं में मेरा या 3 भाषाओं में मेरा शब्दकोश भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जब कभी मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ मैंने खुल के बोलना है, तो वहाँ मैं प्रयोग करता हूँ केवल अपनी मातृभाषा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो रचना, जो कृति हमें अपनी मातृभाषा में पढ़कर आनंद आता है, वह शायद किसी दूसरी भाषा में नहीं आता। अब जैसे हमने पहले बात की थी तीसरी कसम कहानी की, फणीश्वर नाथ रेणु जी की, अब वही कहानी अगर हम उसका अनुवाद हिंदी से उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद पढ़ें तो शायद हमें इतना आनंद नहीं आए जितना उसको हिंदी भाषा में पढ़ के हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसका कारण क्या है? इसका विशेष कारण ये है कि मनुष्य जो है अपनी भाषा के साथ, जिस भाषा से वो बचपन से जुड़ा हुआ है, उस भाषा के साथ उसका एक अपना अलग ही प्रेम है। भाषा उससे जुड़ी हुई है और पूर्ण रूप से वह भाषा से जुड़ा हुआ है। भाषा और संस्कृति का जो संबंध है वह अभूतपूर्व होता है। हमारी संवेदनाओं के निर्माण में संस्कृति की बड़ी अहम भूमिका होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। क्योंकि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति से हमारा तात्पर्य क्या होता है कि भौगोलिक बनावट कैसी है,
हमारे रीति रिवाज कैसे हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारी भाषा कैसी है ना। तो ये सब क्या है, ये हमारे सांस्कृतिक पहलू हैं। ठीक है बेटे, अब बात करते हैं भाषा में गद्य लेखन की और पद्य लेखन की, है ना। देखिए दोनों विधाएं अलग अलग हैं। अब इतना तो आपको मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है कि गद्य लेखन और पद्य लेखन क्या होता है। कौन कौन सी विधाएं हैं जो गद्य लेखन के अंतर्गत हम रखते हैं। ठीक है, तो मेरे बताने से पहले थोड़ा सा खुद सोचो कि कौन कौन सी विधाएं हैं। आपको इतना तो ज्ञान मुझे लगता है कि अवश्य होना ही चाहिए अगर आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी हो। तो गद्य लेखन के अंतर्गत बेटे हम कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, जीवनी, ऐसी जो विधाएं हैं इनको हम गद्य साहित्य के अंतर्गत या गद्य लेखन के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, गद्य की भाषा में शब्दों का सीधा संबंध जो है बेटे वह सामाजिक सरोकार से होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो सीधा समाज से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति जो है वो सीधा समाज से जुड़ा हुआ है, वह समाज का एक अभिन्न अंग है। इसी प्रकार गद्य विधाओं का संबंध जो है वह समाज से अधिक होता है, क्योंकि वह भी कहानी, अब कहानी के बीच में जो कथा है, कथा वस्तु है, वो किसकी होगी? किसी ना किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई, किसी ना किसी घटना से या किसी परिवेश से जुड़ी हुई, है ना, किसी ना किसी साहित्य से, समाज से जुड़ी हुई। उसी के आधार पर हम कहते हैं ना कि यह उपन्यास सामाजिक है, यह आर्थिक है, यह धार्मिक है, यह राजनैतिक है ना, उसी पहलुओं पर हम कहते हैं। तो कविता जो गद्य विधाएं हैं उनका संबंध समाज से अधिक होता है। कविता में रचनाकार शब्द में अर्थ का सृजन करता है। आधुनिक काल से पूर्व गद्य का महत्व जो है वो बहुत कम था। आज पद्य में गद्यात्मकता का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। यथार्थ कहते हैं बेटे सच्चाई को। यथार्थ संप्रेषण के लिए गद्य का भी महत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। गद्य में जीवन के जटिल यथार्थों को व्यक्त करना संभव हो सका है। अब जटिल यथार्थ को व्यक्त करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बेटे ये है कि जीवन, जो मनुष्य है उसका जीवन अनेकों कटु अनुभवों से गुजरता रहता है, और जब मनुष्य अपने ऐसे अनुभवों को पाठक के साथ साझा करता है तो वहां हम कहते हैं जटिल यथार्थ की अभिव्यक्ति। कहानी में हम अपने सीमित अनुभव को कलात्मक रूप में रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटे पद्य लेखन की। ठीक है, तो पद्य लेखन के भीतर हम क्या करते हैं कि केवल कविता को रखते हैं। ठीक है, कविता में सृजक का होना सरोकार भाषा से नहीं होकर शब्दों से होता है। शब्दों को तराश कर कवि उसमें अर्थ भरता है, विलुप्त अर्थ की तलाश करता है। शब्दों की जड़ों में कवि जो अनेकों संभावनाओं को छुपा देता है, उसमें अतीत, उसमें वर्तमान, उसमें भविष्य के अर्थों की स्वीकृति इत्यादि सब कुछ मिलता है। कविता में अकेला शब्द भी अपने को इतना सघन हो सकता है कि अपने प्रकट करने में एक अनोखा अर्थ देता है। एक छोटी सी कविता, मैं अकेला देखता हूं आ रही, मैं अकेला देखता हूं आ रही, मेरे जीवन की सांध्य बेला, मैं अकेला देखता हूं नदी झरने, देखता हूं नदी झरने, जो मुझे हैं पार करने, कोई नहीं भेला, मैं अकेला। तो कविता के शब्द देखो, उसका अर्थ देखो, उसके भीतर छिपा हुआ संदेश देखो। लेखक क्या कहता है कि मैं इस सृष्टि पर आया भी अकेला था और इस सृष्टि से जाऊंगा भी अकेला। मैं अकेला देखता हूं और मैं देख रहा हूं।
ठीक है, क्या देख रहा हूं? मैं अकेला देखता हूं आ रही मेरे जीवन की सांध बेला। अर्थात जो जीवन है वो पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, और यह बढ़ना किसकी तरफ है? मृत्यु की ओर। ठीक है, तो अर्थ देखिए, देखता हूं आ रही मेरे जीवन की सांध बेला, कोई नहीं भेला। मेरे इस जीवन पथ पर मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला। ठीक है, इसी प्रकार एक कुछ कविता की और पंक्तियां मेरे ध्यान आ गई। ये कविता है, मत व्यथित हो ए फूल किसको, मत व्यथित हो ए फूल किसको, सुख दिया संसार ने, स्वार्थमयी बनाया सबको, है यहां करतार ने। छोटी सी 2 पंक्तियों का एक छोटा सा पैराग्राफ आपको सुनाया है। फूल कविता, मत व्यथित हो ए फूल। जो लेखिका हैं वो कहती हैं फूल को कि फूल तू दुखी मत हो। व्यथित होना मतलब दुखी होना। ए फूल तू दुखी मत हो, मत व्यथित हो ए फूल, किसको सुख दिया संसार ने, इस संसार ने किसी को सुख नहीं दिया। ठीक है, संसार दुखों का घर है। मत व्यथित हो ए फूल, किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थमयी बनाया सबको, है यहाँ करतार ने। उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस परम पिता ने यहाँ सबको स्वार्थमयी बनाया है। तो ये भाषा है, ये सृजनात्मक लेखन है। ये केवल एक युग पर नहीं अपितु आने वाले युगों पर भी, क्योंकि ये एक सत्य है, और सत्य जो है वो प्रत्येक युग में अपना स्थान रखता है, प्रत्येक युग में अपना महत्व रखता है। ठीक है बेटे, तो उसके बाद बेटे बात करते हैं बोलचाल की भाषा या लिखित भाषा। अब बड़ा, ये तो बहुत आसान सा शब्द है, मुझे लगता है कि अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि जहां हम बोलकर, है ना, उच्चरित रूप में, मौखिक रूप से किसी से बातचीत करते हैं, बोलकर अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं, है ना, तो वहाँ क्या है, वहाँ हम बोलचाल की अर्थात उच्चरित भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन यही सब कुछ जब हम लेखन में उतार लेते हैं, लिखकर अपने मन की बात किसी को कहते हैं, तो वहाँ जो है जो लिखित भाषा हम उसे बोल देते हैं। तो लिखित भाषा के अनेकों रूप मैंने पहले आपको समझा दिए हैं कि कार्यालय में हमारी भाषा कैसी होगी, दफ्तर के लिए हमारी भाषा कैसी है, आम बोलचाल में एक पिता के तौर पर हमारी भाषा कैसी है, एक भाई के तौर पर हमारी भाषा कैसी है, एक पत्नी या पत्नी की भाषा जो आपसी शब्दावली है वो कैसी है। तो मतलब यहाँ भाषा जो है वो समय और स्थिति के अनुसार मानव उसका प्रयोग करता है। इसी प्रकार बेटे जो साहित्य हैं, साहित्य में भी विविधता पाई जाती है ना। साहित्य भी एक तरह का तो नहीं होता, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, एकांकी है ना। तो साहित्य भी एक तरह का नहीं होता, उसके भी विविध रूप हैं। और ये जो मैंने आपको इसके साहित्य के विविध रूप बताए, इन विविध रूपों की भाषा भी अलग अलग है। भाषा अलग अलग कैसे है तो सारी हिंदी, है तो सारी पंजाबी, या है सारी अंग्रेजी, जो लिखना चाहता है लेखक, लेकिन अलग रूप कैसे है कि कहानी में पात्र होंगे तो कविता में पात्र नहीं होंगे, है ना। उपन्यास जो है उसका जो प्रारूप है वो कहानी से बड़ा होगा, निबंध अलग तरह का उसका परिवेश है। तो कहने का भाव है वहाँ भी भाषा का जो रूप है वह अलग अलग होता है। इसी प्रकार फीचर क्या होता है, अर्थात समाचार पत्रों की भाषा। अब समाचार पत्र जो हमारे पास आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, अखबार आते हैं, क्या बेटे उसमें केवल समाचार होते हैं? नहीं, क्योंकि अब उनका रूप जो है वो बदल गया है। अब उन समाचार पत्रों में मनोरंजन भी होता है,
उन समाचार पत्रों में मीडिया जगत की या जो हमारा ये बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, इन सब की खबरें भी वहाँ होती हैं। वहाँ पर खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें भी होती हैं। वहाँ पर साहित्य से जुड़ा हुआ कोई निबंध है, कोई लेखन या किसी बहुत बड़े राजनीतिक नेता का या किसी बहुत बड़ी सामाजिक सेविका का किसी का भी कोई इंटरव्यू छपता है या कुछ होता है, तो अखबार जो है, न्यूज़पेपर जो है, उसका जो प्रारूप है या उसका जो क्षेत्र है वो बहुत बढ़ गया है। अब वो केवल और केवल समाचारों तक सीमित नहीं रहा, है ना। तो इसी प्रकार हम जब बात करते हैं शैली की, लेखक किस प्रकार की शैली प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ पूर्व दीप्ति शैली, फ्लैशबैक शैली। पूर्व दीप्ति शैली अर्थात लेखक कोई कहानी कह रहा है और कहानी कहते कहते वह उसी कहानी में पीछे चला गया, पिछले दौर में उसने एक और कहानी शुरू कर दी, तो ये क्या है, पूर्व दीप्ति शैली। इसी प्रकार फैंटेसी शैली और भी अनेक प्रकार की शैलियाँ हैं। तो बात यह है बेटे कि भाषा को लेखक जो है वो पाठक तक किस प्रकार पहुंचाता है, वो अपने लेखन को सृजनात्मक कैसे बनाता है, वो अपने लेखक को पाठक के लिए रुचिकर कैसे बनाता है, किस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करता है। भाषा मुहावरेदार है, भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग है, भाषा में कहावतों का प्रयोग है, भाषा बहुत सरल है, भाषा बहुत सहज है, भाषा बहुत स्पष्ट है, भाषा लोगों के साथ जुड़ी हुई है, भाषा परिवेश से जुड़ी हुई है, भाषा में आंचलिक शब्दों का प्रयोग है, भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग है, भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग है, भाषा में उर्दू भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, देशज भाषा के शब्द जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये भाषा जो सृजनात्मक लेखन है, भाषा उसको बहुत अच्छा बना देती है। तो बेटे आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सृजनात्मक लेखन के बारे में जाना, उसके विविध रूपों के बारे में जाना, सृजनात्मक लेखन में भाषा का क्या महत्व है उसके बारे में हमने जाना। तो आशा है आपको मेरा आज का वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत लाभान्वित भी होगा, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन करना आपने क्या है, आपने इसको ध्यान से सुनना है और अगर आप कर सकते हो तो इसको ध्यान से सुनने से पहले अगर आप इससे जुड़ी हुई कोई जो आपको पाठन सामग्री भेजी गई है सेंटर के द्वारा, अगर आप उसको भी पढ़ लेते हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।